हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलेट, DULLB, LLM, NLS सेट या अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप 2022 या 23 में देने वाले हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल जो है हमारा, उस पर हम पहुंचे उससे पहले आज का आपका क्विज क्वेश्चन ले लीजिए। इसमें से कौन सा आर्टिकल अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है? आई होप आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में मुझे इसका जवाब देंगे। आज के देखिए जो सेशन है, इसमें हमको जो जो आर्टिकल डिस्कस करने हैं वो एक बार देख लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, इसको थोड़ा सही कर दूं। आज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है ओपनर हमारा, वो चल नहीं रहा था, तो आज PDF फॉर्म में मैंने सेशन ले रहा हूँ। आई होप आपको इसमें समझ में बेटर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पहला एक आर्टिकल है रोड सेफ्टी से रिलेटेड, ये डिस्कस किया जाएगा। यहाँ पे एक आर्टिकल आया है इंडिया UAE के रिलेशन से रिलेटेड, ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए यूक्रेन क्राइसिस से रिलेटेड एक और आर्टिकल आया है जो हमने ऑलरेडी इतनी बार डिस्कस कर रखा है। देखिए, यूक्रेन और रशिया में अभी एक नया अपडेट जो है वो यही है कि रशिया अपने ट्रूप्स को वापस पीछे खींच रहा है, और काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो रशिया में जाके उनसे बातचीत भी कर रही हैं, रशिया को समझा भी रही हैं। पुतिन साहब ने बस एक ही चीज़ बोली है कि वो जो चाहते हैं कि नेटो जो है वो यूक्रेन को अपना मेंबर ना बनाए, बस आप इतना मान लो, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है कि और भी उनकी डिमांड्स हैं। ऐसे तो 1998 के बाद जितनी भी कंट्रीज इसमें नेटो में जुड़े हैं उनको ना जोड़ा जाए, उनको वापस हटा दिया जाए। बाकी देखते हैं विद टाइम कि इस पर क्या डिसाइड करते हैं ये लोग और इसको कितना आगे बढ़ाते हैं, आगे चीज़ों को कैसे लेके जाते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, इंडिया हैज स्टिल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन रोड सेफ्टी। ये आर्टिकल बेसिकली देखिएगा इस बात करता है रोड सेफ्टी से रिलेटेड। देखिए, हमारे देश में रोड सेफ्टी के कारण काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, रोड एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं। इसी के चलते हुए हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है नितिन गडकरी साहब, इन्होंने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट करी है कि भारत जो है 2025 तक 50% ऑफ रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस कर देगा, एंड 2030 तक हम जीरो एक्सीडेंट के आंकड़े को छू लेंगे। तो ये इनका एक टारगेट है। लेट्स सी ये क्या होता है। वैसे तो देखो, ये टारगेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है यूनाइटेड नेशन के, उसका भी पार्ट है, वहाँ पे भी मैं आऊँगा। उससे पहले थोड़ा सा इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। इस आर्टिकल के अंदर राइटर जो है वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या मेजर कारण है जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं और कैसे कैसे इनको दूर कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन्होंने पहला तो बोला है, एक चीज़ बोली है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पे इंटरवीन करने की कोशिश करी है रोड सेफ्टी के मसले पे। एक इन्होंने कमेटी बनाई थी सुप्रीम कोर्ट ने KS राधाकृष्णन जी के अंडर में, जिसमें इन्होंने इस कमेटी का नाम रखा था कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, और कहा था कि रिकमेंडेशन लाइए किस तरीके से रोड एक्सीडेंट्स को रिड्यूस किया जा सकता है। फिर देखिए, राइटर जो है एक बात और उठा रहे हैं कि देखिए, जो मोटर व्हीकल एक्ट है, ये अभी इसमें कुछ तब्दीली करी गई थी, फाइन्स को बढ़ाया गया था जिससे कि लोग जो हैं वो ट्रांसपोर्ट नियमों का पालन करें और एक्सीडेंट कम हो। लेकिन हुआ क्या ना कि बहुत सारे स्टेट्स ने ये जो नए नियम आए ना, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। जो प्राइस बढ़ाई गई है ना, ये जिस तरीके से आपके जो रोड ट्रांसपोर्टेशन नियम्स का जो वायलेशन करेगा, जो ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करेगा, उसकी जो प्राइस बढ़ाई गई थी, उस पर जो चालान की जो प्राइस बढ़ाई गई थी, उसको हर स्टेट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अब स्टेट्स का इस पे कहना है कि इतना महंगा पैसा कौन देगा, बट यही प्रॉब्लम है। राइटर बोल रहे हैं कि जो नया तब्दीली करी गई थी उसको इसलिए किया गया था कि देखा जाए, क्या पता प्राइस बढ़ा के, चालान का जो प्राइस है उसको हाइक करके चीज़ों को कंट्रोल लाया जा सके, लेकिन अभी वो भी अनटेस्टेड है, ऐसा राइटर यहाँ पे बोल रहे हैं। देखिए, भारत में रोड खराब है, ये तो हम सबको पता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं। कुछ कुछ जगहों पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बहुत जगहों पे अभी रोड बहुत बुरी स्थिति में है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर भी दो गोल ऐसे थे जो रोड सेफ्टी से बात करते थे, रोड सेफ्टी के बारे में बात करते थे। एक था टारगेट 3.6 और एक था टारगेट 11.2। टारगेट 3.6 जो है वो प्लेज करता था कि 2020 तक पूरे विश्व का जो भी ग्लोबल डेथ एंड इंजरीज है रोड ट्रैफिक की, उसको हम हाफ कर देंगे, और 2030 तक ये है कि सभी को एक्सेस टू द सेफ, अफोर्डेबल, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो प्रोवाइड कराना है। तो अगर बाय द वे ऐसा रोड सेफ्टी पे कोई एडिटोरियल आ जाता है क्लैट के एग्जाम में और उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरीके क्वेश्चन बन सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि नितिन गडकरी साहब ने क्या टारगेट लिया है, हमारी गवर्नमेंट का क्या टारगेट है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। अब किस तरीके से जो है चीज़ों को सुधार सकते हैं, तो भाई बिहेवियरल चेंज, आप लोग, हम लोग समझ के ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है ना, जो ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाता है ना, इस पर थोड़ा सा और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए गवर्नमेंट को। क्योंकि आप सभी में से बहुत सारे लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस ले रखा होगा और आपको खुद को अंदाजा होगा कि कितनी आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस कहीं कहीं पे मिल जाता है, कहीं कहीं पे कितनी दिक्कतें होती हैं।
कहीं कहीं पे प्रॉपर कोई सिस्टम ही नहीं है कि किस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाए। आप बहुत ज़्यादा चले जाओ ना कहीं कहीं गांव वाले एरियाज़ में, तो आप देखोगे कि जो ट्रैक होता है जहाँ पे ड्राइविंग का चेकिंग होना चाहिए फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, तो ये कुछ समस्या है। अब आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप लोग क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लैट के हमारे मॉक ले सकते हैं। क्लैट 2022 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है, क्लैट 2023 का हमारा ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है। आप एलेट के मॉक हमसे ले सकते हैं। अगर आप एनएलएसएट की तैयारी कर रहे हैं तो 2022 का हमारा एनएलएसएट का बैच चल रहा है, 2023 का हमारा एनएलएसएट का बैच चल रहा है। एनएलएसएट के मॉक आप हमसे परचेस कर सकते हैं। क्लैट एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं तो 2023 का हमारा ईयर लॉन्ग बैच चल रहा है, 2022 का हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है। क्लैट पीजी के मॉक्स आप हमसे ले सकते हैं। डीओएलएलबी का एलिट बैच चल रहा है, डीओएलएलबी के मॉक्स भी आप हमसे ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में इनरोल करने के लिए करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, हमारा ऐप का लिंक है, हमारा ऐप को डाउनलोड करना है, स्टोर सेक्शन में जाके कोर्स को परचेस कर लेना है। तो दिस इज हाउ यू कैन इनरोल इन आवर कोर्सेज। इफ यू वांट यू कैन आल्सो आस्क योर क्वेरीज ऑन द गिवन नंबर इन द डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ें, इंडिया यूएई से रिलेटेड ये आर्टिकल आया है। बेसिकली देखिए, इंडिया और यूएई के बीच में क्रूड ऑयल का ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है। ये आपका यूएई है और ये आपका इंडिया है। क्रूड ऑयल देखो, बेसिकली जो इंटरनेशनल यूनिट होती है ना क्रूड ऑयल को नापने की, वो आपको पता होनी चाहिए। एक बैरल के अंदर 159 के आसपास लीटर जो है वो तेल होता है, और इंटरनेशनल लेवल पे आप क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल खरीदते हो वो बैरल के फॉर्म में खरीदते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ थी। इंडिया यूएई की इकोनॉमिक रिलेशन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूएई जो है वो भारत का 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है 2020 के आंकड़ों के अनुसार अभी तक, और इंडिया का 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। 8th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है भारत के अंदर। क्या हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्रीशियस मेटल्स, स्टोन्स, जेम्स, ज्वेलरी, मिनरल्स एक्सेट्रा। देखिए ये जो आर्टिकल है ना, बेसिकली ये बात कर रहा है अभी भारत एंड यूएई के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है गाइस? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में जो टैक्स रेगुलेशंस होंगे कम हो जाएंगे, जिससे कि दोनों कंट्रीज का व्यापार जो है वो बेटर हो सके आपस में। तो ये बेसिकली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ साइन किया है, समझौता किया है, और इसके बाद दोनों के व्यापार और बढ़ेंगे। इंडिया यूएई के अंदर ना इकोनॉमिक टाइज का एक और बहुत बड़ा पहलू है, वो ये है कि यूएई से हमें रिमिटेंस बहुत आता है। रेमिटेंस क्या होता है? जब हमारे देश का नागरिक कहीं जहाँ पे काम करता है और फिर वहाँ से वो पैसा भारत में भेजता है तो सरकार को उससे भी कमाई होती है, उसे ही रेमिटेंस बोलते हैं। मुद्दा ये है ना कि यूएई में भारत के बहुत सारे लोग जाके काम करते हैं, तो रेमिटेंस भी अच्छा खासा यूएई से हम लेते हैं। तो एक वो भी दोनों कंट्रीज का इंपॉर्टेंट पहलू है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक चीज़ मैंने आपको डिस्कस करी है कि एग्रीमेंट्स, तो इस तरीके के और भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने बहुत बार देखा है, एक होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि दो कंट्रीज जो हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर समझौता कर लेती हैं कि हाँ इस चीज़ की जो मतलब मार्केट होगी, ट्रेड होगी, इसमें हम जो है प्रॉपरली चीज़ों को काम करेंगे और इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम लोग एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा टैरिफ्स प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रेफरेंशियल हो जाता है। बाकी तो इसमें ऐसे ही आप देख लीजिएगा, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी होता है, दो कंट्रीज किसी पर्टिकुलर मुद्दों में आपस में समझौता करती हैं, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे एक आर्टिकल आया है, सुप्रीम कोर्ट लिफ्ट्स स्टे ऑन हरियाणा कोटा फॉर प्राइवेट जॉब। देखिए ये ऐसा पहली बार हरियाणा में तो नहीं हुआ था, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस तरीके का कोटा लाने की कोशिश करी गई थी प्राइवेट जॉब्स के अंदर भी। इवन अभी दिल्ली में हमारे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्टेटमेंट दे दी है कि हम 80% सीट रिजर्व कर देंगे दिल्ली वासियों के लिए, हमें सत्ता में ले आओ। तो ये ऐसी पहली बार हरियाणा में नहीं हुआ था। अभी क्या हुआ था, देखो मामला क्या है। मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है हरियाणा हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर, जिन्होंने स्टे लगाया था इस पर्टिकुलर कानून के ऊपर। अब आप कहोगे क्या सर सुप्रीम कोर्ट फिर इम्प्लीमेंट करने दे रही है हरियाणा गवर्नमेंट को ये कानून? तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा हाई कोर्ट से ये कहा है कि भैया आपने जो ग्राउंड्स दिए हैं ना इसको खारिज करने के, इसको बैन ना करने के, तो वो आपने जो ग्राउंड्स दिए हैं ना इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताने के, वो हमें प्रॉपर्ली नहीं लग रहे हैं, आप उसको फिर से रीडिफाइन करके फिर से अपना ये जो है आदेश दीजिए। तो इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि अब हरियाणा हाई कोर्ट फिर से वर्डिक्ट देगी। लेकिन मामला क्या है, मामला ये देखो, ये था वो कानून जिसका नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल कैंडिडेट बिल 2020। कभी कभी एग्जाम में ना एग्जैक्ट बिल का नाम भी पूछ लेते हैं कि कौन सा बिल था, नाम बताओ, तो ये नाम था स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020। गलत नहीं करना है, ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। इसके बाद देखिए, अब बहुत ही ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जो 10 या 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की फर्म है,
30,000 से कम की जॉब में 75% सीट रिजर्व करो हरियाणा वासियों को, ये कानून लेके आए थे। अब प्रॉब्लम क्या थी, गुड़गांव जो है ना ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल हब है भारत में, जहाँ पे काफ़ी सारी इंटरनेशनल कंपनीज ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इस तरीके का कानून वहाँ पे भी आ जाएगा तो देखने में ये मिलेगा, देखने में प्रॉब्लम ये आएगी कि उन कंपनी को कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि एक स्किल नाम की भी चीज़ होती है। स्किल अगर आपके पास नहीं है, आपको ज़बरदस्ती जॉब में रख देंगे तो फिर कोई प्राइवेट कंपनी का तो नुकसान होगा, प्राइवेट कंपनी वर्क ही नहीं कर पाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लुट जाएगी। गवर्नमेंट कंपनियाँ थोड़ो हैं, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि भैया स्टार्टअप कम हो जाएंगे, आपकी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी, बंद करो, हटाओ, और कोर्ट ने वैसे इसको खारिज कर दिया था। अब एक मुद्दा है कि सर डोमिसाइल रिजर्वेशन क्यों ही इतना दिक्कत है, ठीक है ना, इतना रिजर्वेशन देते हैं, स्टेट ने भी दे दिया, क्या दिक्कत है, चलने दो। लेकिन देखो प्रॉब्लम क्या है ना, डोमिसाइल रिजर्वेशन अगर आप किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे दो, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को दो, कास्ट को दो, समझ में आता है। आपने यहाँ पे क्या किया, पूरे स्टेट को दे दिया 75%। ये डिस्क्रिमिनेशन है अदर स्टेट्स के साथ, उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ, महाराष्ट्र के वासियों के साथ, आंध्र प्रदेश के वासियों के साथ। तो इसीलिए ये डोमिसाइल रिजर्वेशन जो है ना, ये हमारे आर्टिकल 14, 15, 16, 19 सबका वायलेशन है, ठीक है। 14 आर्टिकल हमारा कहता है प्रोवाइड्स फॉर इक्वालिटी बिफोर लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 गार्ड्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 गारंटीज नो बर्थ प्लेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 19 इंश्योर्स दैट सिटीजन्स कैन मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इसी की तरह कुछ और भी अटेम्प्ट किए गए थे आम आदमी पार्टी का, मैंने आपको बताया। मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे भी कुछ इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जब बाइफोकेशन हुआ था, अभी ये न्यूज़ में भी है क्योंकि मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दे दी कि सही तरीके से नहीं किया गया है। उस समय हैदराबाद को कितने ईयर्स के लिए कॉमन कैपिटल बनाया गया था दोनों स्टेट के बीच में? आई थिंक आप में से काफ़ी लोग अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए सिंगापुर के एक प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है, एक नहीं मतलब एक ही हैं, इनका नाम है ली हेसन लुंग। तो इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है कि भारत जो है ना वो नेहरू साहब का इंडिया नहीं रहा है, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एमपीज जो है ना ये क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। तो ये कंसर्न है जेन्युइन। देखिए 2004 में 24% एमपीज जो थे ना उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। 2009 में 30% ऐसे एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 2014 के अंदर 34 ऐसे परसेंट एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। 2019 में 43% ऐसे एमपीज हो गए हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं, और ये आंकड़ा बढ़ेगा अगले इलेक्शन में। तो मुद्दा ये कि कोर्ट भी इस पर देखिए काफ़ी समय पे कहती थी कि आप ऐसे लोगों को क्यों टिकट देते हैं, और इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है। जस्टिस नरीमान का एक स्टेटमेंट देखिए फरवरी 13, 2020 में इन्होंने दिया था। नो पॉलिटिकल पार्टी ऑफर्स एन एक्सप्लेनेशन एज टू वाई कैंडिडेट्स विद पेंडिंग क्रिमिनल केसेस आर सेलेक्टेड एज कैंडिडेट्स। तो देखिए एक चीज़ तो ये है कि क्रिमिनल केसेस पेंडिंग पड़ा होना तो कोई वो नहीं है, गलत भी हो सकता है। तो इसका ये करना चाहिए कि पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन लड़ते हैं ना उनके क्रिमिनल केसेस को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाओ और लेट्स सी क्या होता है, कन्विक्ट होते हैं नहीं होते हैं। कुछ इस तरीके का कानून आ जाए ना तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे यही है कि ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत सारे एमपीज़ के ऊपर रेप के चार्ज लगे हुए हैं, मर्डर के चार्ज लगे हुए हैं, किडनैपिंग के चार्ज लगे हुए हैं, अबडक्शन के चार्ज लगे हुए हैं, मतलब सारी चार्जेस जो हैं मोस्ट ऑफ दम लगे रहते हैं। तो ये तो एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है इंडिया की, और ये जनता की भी गलती है। आप और हम भी जो वोट देते हैं तो हम भी ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन ज़्यादा पावरफुल है, और फिर उस चक्कर में क्या होता है वो जो पावरफुल इंसान होते हैं वो इसी सब बैकग्राउंड के होते हैं। तो ये एक इशू है जो हम सबको इन दी एंड रियलिटी फेस करनी चाहिए, और ये जनता की गलती है, इसमें और किसी की गलती है ही नहीं। इसके बाद क्या है, स्टार्ट फ्लाइट टू यूक्रेन, गवर्नमेंट टेल्स एयरलाइन। देखो गवर्नमेंट ने एयरलाइंस को कहा है कि रशिया ने अपनी टूल्स भी पीछे ले ली है, यूक्रेन में चीज़ें बेटर हैं, फ्लाइट स्टार्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ के जो बहुत सारे लोग भारतीय वहाँ से आना चाह रहे होंगे तो वही फंसे हुए हैं, उनको भी आना है। फिर देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ किया था। तो मनमोहन सिंह साहब ने इस पर स्टेटमेंट दी है कि हर बात में नेहरू जी को क्रिटिसाइज़ करने का कोई मतलब नहीं है, वो आज़ादी के इतने साल पुरानी बात है। अब आप 10 साल से शासन में हो, अब आप अपना देखो। आप हर चीज़ में यूपी को क्रिटिसाइज़ करते हो, आप पुरानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हो, बट आप अभी शासन में हो, आप क्या कर रहे हो आप ये देखिए, और आप अपनी कमियां देखिए इंस्टेड ऑफ पुराने किसी लोगों के ऊपर कमियां निकालने के ऊपर।
फिर देखिए क्या है, मुल्ला पेरियार डैम जो है इस काफ़ी न्यूज़ में रहता है, क्रिटिसिज्म इसका होता रहता है, इस पे जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, क्रिटिसिज्म बोल दिया, काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहता है। तो केरला 6 रिव्यू ऑफ 2014 सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन मुल्ला पेरियार डैम। क्या है मुल्ला पेरियार डैम, थोड़ा सा देख लो। ये देखिए मैप है मुल्ला पेरियार डैम का, और मुल्ला पेरियार डैम जो है ना, देखिए केरल एंड तमिलनाडु बॉर्डर पे बना हुआ है। पेरियार रिवर के ऊपर ये डैम है। पेरियार रिवर केरला की सबसे बड़ी रिवर है। अब मुल्ला पेरियार डैम को ना 86 के अंदर जो महाराजा ऑफ ट्रैवनकोर थे उन्होंने दे दिया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जो तमिलनाडु को उस समय लीड करते थे, लीज पे 999 ईयर्स के लिए। तभी ये देखिए बना तो केरल में है, लेकिन इसकी कंट्रोल जो है ना वो तमिलनाडु के पास है। अब होता क्या है ना, इस डैम को कभी ज़्यादा पानी निकाल दिया, कभी रोक दिया, तो यहाँ पे काफ़ी इंस्टेबिलिटी बनी रहती है। तो इसी के चक्कर में ये कंट्रोवर्सी में रहता है, इनके बीच में पंगा होता रहता है समय समय पे, और इसीलिए मुल्ला पेरियार डैम न्यूज़ में रहता है। अभी क्या हुआ है, केरला हैज सॉट अ कॉम्प्रेहेंसिव रिव्यू ऑफ द 2014 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलाउिंग तमिलनाडु टू रेज द वाटर लेवल इन द मुल्ला पेरियार डैम फ्रॉम 136 टू 142 फीट। अब देखो इससे क्या है ना, बाढ़ के भी चांसेस हैं। डैम में पानी ज़्यादा भर दोगे, बाढ़ आ सकती है, डैम टूट गया तो, और आप बहुत ज़्यादा पानी निकाल लोगे तो वहाँ पानी की कमी हो जाएगी। तो ये सब बड़े मसले इनके आपस में फंसते रहते हैं। रिवर को लेके एक दिन हमने डिस्कस भी किया था कि भारत में पानी को लेके कितने स्टेट्स के बीच में पंगा है, और बहुत सारे बुद्धिजीवियों का तो यही कहना है कि अगली वर्ल्ड वॉर जो है ना वो पानी को लेके ही होगी। तो पानी वेस्ट मत करिए यार, थोड़ा ध्यान से पानी यूज़ करिए, है ना। फिर देखिए क्या, जयशंकर साहब जो हैं जर्मनी के लिए लीव कर चुके हैं। रशिया मुद्दे को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। मेन कंसर्न यही रहेगा कि कोई भी नहीं चाहता है विश्व के अंदर वॉर हो, जिससे कि इंस्टेबिलिटी हो जाए, आपको साइड्स चुननी पड़े। अब यहाँ पे क्या है, रशिया देखिए काफ़ी हद तक थोड़ा सॉफ्ट तो पड़ा है, लेकिन रशिया भी रशिया है, वो अपनी बात तो मनवा के रहेगा। वो नहीं चाहता है कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने, और यूएस को भी इसमें थोड़ा सा अपना पहलू जो है ना समझना चाहिए, और इसमें थोड़ा बैकआउट करना चाहिए, क्योंकि ये जो नेटो है वो भी काइंड ऑफ रशिया प्रेशर बनाने के लिए ही यूक्रेन को अपने अंदर लेना चाह रहा है। कोई ऐसा थोड़ा कि बहुत प्यार मोहब्बत आ गया यूक्रेन के ऊपर। तो यही है, अब जब सबको थोड़ा थोड़ा झुकना पड़ेगा तभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो पाएंगी। मैंने आपको बताया था कि रशिया का जो एक पोर्ट जहाँ पे बर्फ़ नहीं जमती वो ब्लैक सी में है, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से रशिया चाहता है कि ब्लैक सी के अंदर जो उनका पोर्ट है ना वो सेफ रहे, और यूक्रेन जो है बगल में ही है, इसीलिए उन्होंने रशिया ने क्रीमिया को भी अनेक्स किया था। आपको मैंने बताया था कि 2014 में क्रीमिया वॉज अनेक्स बाय रशिया, दैट्स वाई फ्रॉम G8 कंट्रीज रशिया हैज़ बीन एक्सपेल आउट। 2014 के बाद ही G8 जो है G7 बन गया था और रशिया को बाहर निकाल दिया था। क्रीमिया भी आपको मैप अभी मैंने डाला नहीं है, पर मैप मैंने आपको बहुत बार दिखाया हुआ है, आपको अब तक याद हो जाना चाहिए कि ये रशिया है, ये यूक्रेन है, नीचे छोटा सा क्रीमिया है, और फिर उसके नीचे ब्लैक सी है। तो ब्लैक सी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड की बहुत सारा जो ट्रेड है ना वो ब्लैक सी से ही होके गुजरता है। तो नेटो भी कहीं ना कहीं रशिया के चक्कर में है कि रशिया को दबाया जाए यूक्रेन को कंट्रोल में लेके। तो रशिया के भी अपने डिमांड जो हैं जायज़ हैं, बहुत सारी कंट्रीज़ ने भी अब तो ये कह दिया है। इसलिए मैं आपको मैप दिखाता हूँ। मैप दिखाने से क्या होता है ना, आपके दिमाग में इमेज रहती है तो बहुत ईजी हो जाता है याद करना। ऐसे आप डिस्कस करते रहो, क्या मतलब है। सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप ट्रिब्यूनल वैकेंसी इशू सून। काफ़ी सारे ट्रिब्यूनल्स जो हैं वो खाली हैं हमारे देश के अंदर, तो उसी की वैकेंसीज को भरने की यहाँ पे बात करी जा रही है। एक आर्टिकल है, इंडियाज फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस इनॉग्रेटेड इन महाराष्ट्र। देखो ऑफिशियली तो ये भारत की पहली वाटर टैक्सी सर्विस है, लेकिन जहाँ जहाँ पे बड़ी नदियाँ हैं ना जिन जिन राज्यों में, वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। जैसे कि रिसेंटली आई वॉज इन बनारस, तो मैंने वहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी कि जितने भी आपके घाट के आसपास के एरियाज हैं, जो कि घाट बहुत लंबा फैला हुआ है पूरे बनारस के अंदर। अब क्या होता है ना, लोग ट्रैवल करने के लिए क्या करते हैं कि घाट से घाट ट्रैवल करते हैं, फिर वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, पर बस वो ऑफिशियली उसको टैक्सी नहीं बोला गया है ना। बनारस जैसी जगहों पे भी ये रिवर टैक्सी चलाई जा सकती है, पर अभी तो महाराष्ट्र में इसको शुरू कर दिया गया है। चाइना आस्क इंडिया टू इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ चाइनीज फर्म। देखो टिकटॉक जैसी बैन को पहले बैन किया गया था, उसके बाद अभी फिर रिसेंटली 54 ऐप्स को बैन कर दिया है। अब चाइना जो है वो कह रहा है कि भारत जो है ढंग से देखो यार, तरीके से करो, आप हमारे सारे ऐप को बैन कर दे रहे हो, हमारे बिजनेसेस को ख़राब कर दे रहे हो, क्या काम चलेगा। देखो अभी पहले ना IPL को वीवो स्पॉन्सर करता था, वीवो चाइनीज़ कंपनी थी। इस बार जब टाटा ने किया ना तो कितना लोगों ने दिखाया कि इवन IPL का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है ना, वहाँ से ट्वीट हुआ कि नाउ IPL विल बी स्पॉन्सर बाय इंडियन कंपनी। तो वो काइंड ऑफ वीवो को हटा के इनको लेके आए थे ना, तो वही दिखाया गया था। एक मेरा क्वेश्चन था, एक दिन मैंने आपसे पूछा भी था कि भारतीय सरकार को कहाँ से पावर मिलती है इन ऐप्स को बैन करने की, और कौन सी मिनिस्ट्री करती है। तो मुझे उसका जवाब सिर्फ एक ही स्टूडेंट ने दिया था। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग इसको अटेम्प्ट करके मुझे जवाब देने की कोशिश करें। तो आज हमने ये आर्टिकल डिस्कस किया। चाइना ने कहा है भारत से कि थोड़ा ध्यान रखो हमारा यार,
पहली वाटर टैक्सी सर्विस के बारे में हमने जाना। जब रशिया में मसला जो है थोड़ा शांत भी हो रहा है, बट रशिया जो है पीछे नहीं हटने वाला, उसको अपनी बात तो मनवानी ही मनवानी है। हमने मुल्ला पेरिया डैम के बारे में जाना। देन हमने यहाँ पे मनमोहन सिंह जी का एक स्टेटमेंट देखा, भारत की सरकार ने कहा है फ़्लाइट चला दो जिससे हमारे लोग वहाँ से आना चाहें आ सकते हैं। सिंगापुर के पीएम ने भारत पे क्वेश्चन उठाया है। देन हमने यहाँ पे आर्टिकल देखा रिगार्डिंग द हरियाणा रिजर्वेशन वाला कोटा वाला सिस्टम, और फिर यही चीज़ और स्टेट भी करना चाह रहे हैं, तो ये सब पे इम्प्लीमेंट यही चीज़ें हो जाएंगी, यही आर्टिकल का वायलेशन हो जाएगा। डोमिसाइल बेसिस पे रिजर्वेशन जो है वो अलग स्टेट्स के साथ वायलेटिव हो जाएगा। ये सारी चीज़ देखने को मिली। हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जाना, इंडिया यूएई साइन कर रहा है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं तेल इंटरनेशनल यूनिट के अनुसार, जल्दी बताओ। आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। देन हमने एक आर्टिकल यहाँ पे देखा रोड सेफ्टी से रिलेटेड, नितिन गडकरी साहब ने कुछ टारगेट चुने हैं और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं कि हमारा क्या टारगेट है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एंड दिस इज़ इट गाइज, दिस इज़ हमारा आज का सेशन। आई होप आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, अपने फीडबैक जरूर देना, आपकी कमेंट से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत।